वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ डॉक्टर हरेन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लाइमेट चेंज पार्ट थर्ड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्यों नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्यों अंटार्कटिका जो रीजन है वहाँ पे ओजोन लेयर का डिप्लीशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर रीजन, और मींस अंटार्कटिका रीजन में क्यों ओजोन होल पाया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। इंट्रोडक्शन। ओजोन ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना हुआ होता है, और ये ओजोन का अगर हम सिंबल देखें ये O3 होता है। अब ओजोन जो पाया जाता है ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे पाया जाता है, और हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है ये कई सारे लेयर होते हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। जो ओजोन होता है ट्रोपोस्फियर पे कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं और स्ट्रेटोस्फियर पे पाया जाता है। जो ट्रोपोस्फियर पे जो ओजोन पाया जाता है उसको बैड ओजोन बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फियर पे पाया जाता है उसको गुड ओजोन बोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर पे पाए जाने वाले ओजोन को क्यों बैड ओजोन बोलते हैं और स्ट्रेटोस्फियर पे पाए जाने वाले ओजोन को क्यों गुड ओजोन बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर पे पाया जाने वाला जो ओजोन होता है हमारे एयर को वो डर्टी कर देता है, यानी गंदा कर देता है, और स्मोक का फॉर्मेशन करता है। अगर ऐसे एयर को अगर हम ब्रीथ करेंगे वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम इसको बैड ओजोन बोलते हैं जो ट्रोपोस्फियर पे पाया जाता है। वहीं पे जो स्ट्रेटोस्फियर पे पाया जाने वाला जो ओजोन होता है वो सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो अर्थ सरफेस पे पहुंच नहीं पाता, जिससे हम क्या है बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो ओजोन स्ट्रेटोस्फियर पे पाया जाता है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं। अब स्ट्रेटोस्फियर पे जो ओजोन नेचुरली बनते और ब्रेक होते रहते हैं, आइए हम जानते हैं कि कैसे ये ओजोन बनते और ब्रेक होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशन। स्ट्रेटोस्फियर पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हमारा जो अल्ट्रावायलेट जो सन से आता है वो क्या करता है, इस ऑक्सीजन को 2 ऑक्सीजन एटम में क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। और स्ट्रेटोस्फियर पे पाया जाने वाला जो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन एटॉम क्या करता है, आपस में कंबाइन होता है और ओजोन का फॉर्मेशन करता है। एक और बात आती है कि हम ओजोन होल बहुत डिस्कस करते हैं, तो बहुत लोग ये समझते हैं कि ओजोन होल का मतलब होता है कि जो ओजोन के लेयर में एक बड़ा सा छेद हो जाने को ही क्या कहते हैं कि ओजोन होल कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ओजोन लेयर की जो थिनिंग होती है, यानी वो लेयर पतला होते जाता है, उसी को हम ओजोन होल कहते हैं या ओजोन डिप्लीशन बोलते हैं। सोर्सेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन, नंबर फर्स्ट जो सोर्स है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, और हमारा क्या है, कार्बन होता है। मेनली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज किया जाता है, एज ए प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, एरोसोल स्प्रे में यूज किया जाता है, और प्लास्टिक इंडस्ट्री में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे होते हैं तो फॉर्मिंग एजेंट की तरह इसे यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इसे यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको साफ करने के लिए जो क्लोरोफ्लोरो को एज अ सॉल्वेंट भी यूज किया जाता है। और आज कल हम इसको नॉर्मली जो यूज करते हैं, हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फ्रीजिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका बहुत यूजेस है, और इसका इतना सारा यूज होने का कुछ तो कारण होगा। आइए हम जानते हैं वो कारण क्या है। एक्चुअली में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो नॉन कोरेसिव होते हैं, यानी उसमें जंक नहीं लगता, नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, लो टॉक्सिक होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये केमिकली बहुत स्टेबल होता है।
ये माना जाता है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अगर वो एक बार एटमॉस्फेयर पे रिलीज़ हो जाए, तो वो 40 से 150 इयर्स तक एटमॉस्फेयर पे रहता है। इसी वजह से क्या है कि बहुत सारे जो कंट्री है, उन्होंने एक ट्रीटी साइन करा है। उस ट्रीटी को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1987। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हर कंट्री ये कोशिश कर रहा है कि 2000 तक कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके यूजेस को बहुत कम कर दें, यानी उसको मिनिमाइज कर दें, जिससे क्या है हमारे जो ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन क्या है कम हो जाए। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ट्रोपोस्फियर पे होता है और वो डिफ्यूज होकर स्ट्रेटोस्फियर पे आ जाता है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फियर पे पहुंचने के बाद क्या करता है, क्या हम आइए इसे जानते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेटोस्फियर पे पहुंच जाता है तो स्ट्रेटोस्फियर पे यूवी रेडिएशन क्या करता है, इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन को क्या कर देता है, क्लोरीन एटम को फ्री कर देता है। और यही जो क्लोरीन एटम है ओजोन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करने के बाद क्लोरीन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है और ये फ्री हो जाता है क्लोरीन एटम में और ऑक्सीजन में। यहाँ हमने देखा है कि जो ये क्लोरीन है ये क्या कर रहा है, हमारे ओजोन को क्या कर रहा है, बार बार ये ब्रेक कर रहा है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ओजोन को क्या है, ये डिप्लीट करता रहता है और ये माना जाता है कि एक क्लोरीन एटम ये 1000 ऑफ ओजोन जो होते हैं उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे जो नेचर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर पे। ये नाइट्रोजन साइकिल की वजह से प्रेजेंट होता है। अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, कि एटमॉस्फेयर पे जो नाइट्रोजन होता है उसे क्या, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, इसीलिए क्या है कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं एमोनियम आयन में। और ये एमोनियम आयन क्या होता है कि ये जो प्लांट्स है इसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में ये नाइट्राइट और नाइट्रेट जो कन्वर्ट होता है प्लांट के डेथ के बाद, जो कुछ बैक्टीरिया इसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है और यही नाइट्रोजन वापस क्या है, एटमॉस्फेयर पे आ जाता है। और एटमॉस्फेयर पे पहुंचने के बाद यानी स्ट्रेटोस्फियर पे ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और टू मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है ये ओजोन के साथ स्ट्रेटोस्फियर पे रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी ओजोन को क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि क्या है, क्लोरीन से भी ज़्यादा डेंजरस है, जो कि क्लोरीन से ज़्यादा 100 टाइम्स क्या करता है कि ओजोन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। जो ब्रोमीन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हेलोन्स बोलते हैं। और एक और कंपाउंड है जिसको हम हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HBFC बोलते हैं। ये दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एक और कंपाउंड है जिसको मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, एज अ पेस्टिसाइड यूज करते हैं। अगर इनमें से अगर जो ब्रोमीन है वो अगर एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो जाए तो क्या करता है, हम उसे जानते हैं जरा इन रिएक्शन की मदद से। ब्रोमीन स्ट्रेटोस्फियर पे पहुंचकर ओजोन जो होता है उसके साथ रिएक्ट करता है और ब्रोमीन मोनोऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। यही ब्रोमीन मोनोऑक्साइड पहले से ही जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और ब्रोमीन एटॉम बन जाता है, क्लोरीन एटम बन जाता है। फिर इसके बाद ये
बस क्या है कि ब्रोमीन एटम ओजोन को क्या है ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। क्लोरीन एटम भी ओजोन को ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है। हमने यहाँ देखा कि जो ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन क्या करता है, खुद तो ओजोन को ब्रेक कर रहा है, साथ में ये क्या कर रहा है, क्लोरीन को भी रिलीज कर रहा है। और ये क्लोरीन जो एटम है ये भी ओजोन को क्या कर रहा है कि और ब्रेक कर रहा है। तो हमने देखा है कि ये ब्रोमीन क्या कर रहा है, ये ज्यादा डेंजरस है क्लोरीन एटम से। Why ozone layer depletion mainly found in the Antarctic region? क्यों हमने ये देखा है कि जो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होता है वो अंटार्कटिका रीजन में ही ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अदर रीजन। इसको जानने से पहले हमें कई चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जैसे रोटेशन, रेगुलेशन, समर सोलिटिस और विंटर सोलिटिस, यूकिनॉक्स, कोरियोलिस इफेक्ट को जानना हमें जरूरत है। आइए हम पहले जानते हैं रोटेशन क्या होता है। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट ए वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा मदर अर्थ है। ये मदर अर्थ में ये जो लाइन आपको डॉट लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन हमारा क्या है, एक्सेस है। और हमारा जो अर्थ है अपने एक्सेस से थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये टिल्ट का जो एंगल होता है 23.5 डिग्री होता है। इसके बाद हम यहाँ ये सेंटर पे ये जो डॉट लाइन हम आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे इक्वेटर बोलते हैं। इसके बाद ये लेटिट्यूड है, और लेटिट्यूड इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये जो लेटिट्यूड है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो ये अर्थ है ये अपने ही जो एक्सेस है उसमें क्या है, रोटेट करता है। इसी को हम रोटेशन बोलते हैं। और ये 24 आवर्स में कंप्लीट करता है वन रोटेशन। रेवोल्यूशन, the earth revolve around the sun in its orbit is called revolution। इसे ऐसे समझते हैं, जो अर्थ है ये क्या करता है, अपने ही ऑर्बिट पे क्या है, ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। इस रिवोल्यूशन में इसको 365 डेज 0.5 आवर्स लगते हैं। इसी को रिवोल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद समर सॉलिटिस को हम जानते हैं। इस फिगर की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब अर्थ इस कंडीशन में होता है तो यहाँ देखिएगा कि जो आपका अर्थ है इस कंडीशन में है, और जो सन रेज है, सन रेज कहाँ है, सीधा डायरेक्टली परपेंडिकुलर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और सन रेज यहाँ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में तो कहीं पे भी सन रेज नहीं पड़ रहा है। और इसी की वजह से क्या होता है, सनरेज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है तो इसीलिए क्या है, ये जो आर्टिक सर्कल यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ क्या होता है, वार्म होता है। और साउथ हेमिस्फीयर की तरफ क्या होता है कि ठंडा होता है। इसी को हम समर सॉलिटिस बोलते हैं। समर सॉलिटिस में होता क्या है कि एक्चुअली में 21 जून में ये सबसे ज्यादा होता है। समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। विंटर सॉलिटिस, इसको फिर हम फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कंडीशन है 6 महीने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि अर्थ हमारा 6 महीने के बाद यहाँ आ गया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अर्थ का जो रेडिएशन है, जो रेज है, वो क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर है यानी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या होता है, वार्म होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या है, विंटर होता है। और ये सबसे ज्यादा 21 दिसंबर में होता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है विंटर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्विनॉक्स, अब इसे हम फिर वापस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के जो ये
स्थिति है, ये दोनों स्थिति है, इसी को इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स में होता क्या है कि जो सन का जो रेडिएशन है बिल्कुल इक्वेटर पर पड़ता है और यहाँ पे भी बिल्कुल इक्वेटर पे पड़ता है, जिसकी वजह से तो पूरे अर्थ में डे और नाइट क्या है इक्वल हो जाता है। ये दो सिचुएशन में होता है। 31 मार्च को होता है और 21 सितंबर को होता है। जब 21 मार्च में होता है तो स्प्रिंग इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, ऑटम इन द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। वहीं पे अगर 21 सितंबर में होता है तो ऑटम इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, स्प्रिंग इन द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है जिसको हमें जानना जरूरी है, कोरिलिस इफेक्ट है। तो इस कोरिलिस इफेक्ट को हम इस फिगर से जानने की कोशिश करते हैं। जब अर्थ अपने ही जो एक्सेस है उसमें जब रोटेट कर रहा होता है तो जो ये इक्वेटर होता है यहाँ पे अर्थ का जो मोशन होता है यानी स्पीड होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसी वजह से जो एयर होता है इक्वेटर पे वो एयर क्या होता है कर्व बना के ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ जाता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर की तरफ बना के जाता है और साउथ हेमिस्फीयर की तरफ आता है। और इसी जो एयर है इसी के साथ क्या है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जो सोर्सेस होते हैं इन्हीं एयर के साथ ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में पहुंच जाता है। इसके बाद हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों अंटार्कटिका रीजन में ही क्या है ओजोन डिप्लीशन ज्यादा होता है। तो अब हमने यहाँ देखा जो अभी कोरिलेस इफेक्ट में हमने डिस्कस किया है कि कोरिलेस इफेक्ट की वजह से इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा होता है और जो पोल्स की तरफ स्पीड कम होता है। इसी वजह से जो एयर होता है वो पोल्स की तरफ क्या है कर्व बना के मूव करना स्टार्ट करता है और इसी को हम कोरिलेस इफेक्ट बोलते हैं। इसी कोरिलेस इफेक्ट की वजह से क्या होता है ओजोन डिप्लीटिंग जो सोर्सेस होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो क्या है इन रीजन की तरफ मूव कर जाता है। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण ये हमारा जो आर्टिक सर्कल है यानी आर्टिक है और अंटार्कटिक है इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। पहले हम उस डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। जो ये आर्टिक होता है आर्टिक रीजन इज ओशन एट द सेंटर। सेंटर में ओशन प्रेजेंट होता है और चारों तरफ क्या है लैंड प्रेजेंट होता है। वहीं पे जो अंटार्कटिक का जो रीजन होता है ये क्या होता है कि अंटार्कटिक रीजन एक कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या है ओशन प्रेजेंट होता है। और ओशन चारों तरफ प्रेजेंट होने की वजह से और कॉन्टिनेंट क्या है ये बर्फ से जमा हुआ है। इसके बाद दूसरा क्या डिफरेंसेस है जो आर्टिक जो रीजन है ये आर्टिक रीजन क्या है सी लेवल पे प्रेजेंट है। तो सी लेवल पे प्रेजेंट होने की वजह से ये थोड़ा सा वार्म होता है। वहीं पे जो अंटार्कटिका रीजन है ये क्या है सी लेवल से थोड़ा एबव प्रेजेंट होता है। इसीलिए ये सी लेवल के एबव प्रेजेंट होता है। ये अबाउट 2200 मीटर एबव प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये रीजन थोड़ा ज्यादा ठंडा होता है। अब ठंडा हो जाने की वजह से जो अंटार्कटिका रीजन ज्यादा ठंडा हो जाता है तो इसमें होता क्या है कि जो स्ट्रेटोस्फियर होते हैं स्ट्रेटोस्फियर पे स्ट्रेटोस्फियर क्लाउड बनना स्टार्ट हो जाता है। और स्ट्रेटोस्फियर जब क्लाउड बनता है और पहले से ही कोरिलेस इफेक्ट की वजह से वहां पे क्या है ओजोन डिप्लीटिंग जो सोर्सेस है यानी कंपाउंड पहुंच गए उसमें से क्लोरीन ब्रोमीन ये क्या है फ्री होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि ओजोन को डिप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं यानी ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट जो रीजन है कि हमने यहाँ देखा है कि जून से लेकर जो सितंबर के बीच में मंथ होता है इसमें क्या होता है कि जो साउथ जो हेमिस्फीयर होता है यहाँ पे क्या होता है सन रेज नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से यहाँ अंधेरा होता है और अंधेरा होगा तो क्या होता है कि इस टाइम पे यानी जून से लेकर सितंबर के बीच में क्या होता है सन रेज नहीं होने की वजह से स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है बट इसी टाइम पे वहां पे ओजोन का डिप्लीशन होना स्टार्ट हो
इसीलिए वहाँ पे ओज़ोन डिप्लीशन ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे ओज़ोन डिप्लीशन नहीं होता है, बट एज़ कंपेयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ओज़ोन का जो डिप्लीशन होता है, वो बहुत स्लो होता है। ओज़ोन लेयर डिप्लीशन इम्पैक्ट। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से कई सारे इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट ये होता है कि जो ह्यूमंस में हमने देखा है कि स्किन कैंसर होता है, कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट का मतलब होता है कि जो आईज का जो लेंस होता है वो ओपेक होता है, जिसकी वजह से ठीक से दिखाई नहीं देता है। अब कई बार क्या है कि जो यूवी रेडिएशन है वो कई सारे क्रॉप्स और प्लैंकटन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर क्रॉप्स और प्लैंकटन डिस्ट्रॉय होंगे तो नेचर में क्या है, जो फूड वेव है और फूड जो चेन है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय होने से क्या है, यानी डिस्टर्ब्ड हो जाएगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एनिमल्स और ह्यूमन है उस पर अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमने देखा है कि जो यूवी रेडिएशन है वो ट्रीज और प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका क्या है, रुक जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी एट लास्ट प्लांट की डेथ हो जाती है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद हमने देखा है कि जो कुछ लोग होते हैं जिनका स्किन कलर लाइट होता है, तो यूवी रेडिएशन की वजह से उनमें एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर होने का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NMSC बोलते हैं। अब ये नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर ऐसा नहीं है कि ये मेलानोमा नहीं है, यानी कैंसर नहीं है। एक्चुअली में ये क्या है, जो नॉर्मल कैंसर है, नॉर्मल स्किन कैंसर जो जनरली पाया जाता है, जिसको हम मेलानोमा बोलते हैं, वो थोड़ा क्या है, डिफरेंट होता है उससे। इसीलिए हम उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए हम नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर बोलते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्यों होता है, उसके सोर्सेस को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि अंटार्कटिका रीजन में क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, यानी ओजोन होल क्यों पाया जाता है। और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन से क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।